लेट अस स्टार्ट देन। जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स। ठीक है, तो इसको हम एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर यू कैन सिंपली डिनोट इट एज डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली सबसे पहली बात ये है बच्चों कि जैसे हमने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी आता है, और डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है या मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है, या फिर यू कैन सिंपली से कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट भी आता है। तो पहले ये याद रखिए कि यहाँ पे जाइगोट जो होता है दैट इज गोइंग टू डेवलप इन एम्ब्रियो, लेकिन वो तुरंत एम्ब्रियो में डेवलप करना स्टार्ट नहीं करता है। सबसे पहले जाइगोट जो होता है वो एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज के थ्रू पास ऑन करता है, मतलब वो एक रेस्टिंग पीरियड अंडरगो करेगा। और ये रेस्टिंग पीरियड जो होता है जाइगोट के लिए वो केवल तभी तक होता है जब तक एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं हो जाती है। ठीक है, आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप जरूर करेगा, बट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। और वो जो उसका रेस्टिंग पीरियड होता है वो कितना बड़ा होता है? वो तब तक होता है जब तक कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाता। रीजन ये होता है कि जब तक एंडोस्पर्म कंप्लीटली डेवलप नहीं करेगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो भी इवेंट्स वहां पर होंगे, जब मल्टीपल सेल डिविजन्स वहां पर होंगे, तो आपको भी पता है कि जब कोई भी सेल डिवाइड करता है तो उसके पहले वो बहुत सारा नरिशमेंट अपने अंदर स्टोर करता है। तो नरिशमेंट अगर आपको डिवाइडिंग सेल को देना है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज कि पहले हम नरिशिंग टिश्यू को कंप्लीटली डेवलप करवा लें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फिनिश होगा एंड देयर आफ्टर स्टार्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। क्लियर? तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है उसमें ये जाइगोट कैसे स्टार्ट करेगा ग्रो करना। जाइगोट काफी सारा फूड एब्जॉर्ब करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा और अपने अराउंड एक डिफरेंट लेयर सिक्रीट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये स्टेप्स सारे जो हैं वो आपको दिखाती जाऊं कि वन बाय वन हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो वो चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं कि सबसे पहले आपके पास यहाँ एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है दिस इज नथिंग बट जाइगोट। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है सबसे पहले दैट इज गोइंग टू सिक्रीट अ लेयर ऑफ सेल्स अराउंड इटसेल्फ, मतलब एक सिंगल लेयर अपने अराउंड बना लेगा। और ये जो लेयर ऑफ सेल है ये कंप्लीटली इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो अगर इसने ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अपने अराउंड सिक्रीट कर लिया तो अब आप इसको जाइगोट नहीं बोलते हो, क्योंकि इसके और भी फीचर्स हैं। इसने और क्या किया है? इसने काफी सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया गया है, तो हम लिखेंगे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब। यहाँ पर न्यूट्रिशन की एब्जॉर्बमेंट हुई। अब जैसे ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो चुका होता है तो ऑब्वियसली द सेल इज ग्रोइंग टू इंक्रीज इन साइज, तो यहाँ पर ये अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। और अब ये जो सेल है ये आगे के डिवीजन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। तो जैसे ही इसने अपना साइज इंक्रीज किया, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, अपने अराउंड एक लेयर इसने सेल्स की जनरेट कर ली, तो नाउ दिस विल बी गिवन द नेम ऑफ oospore। अब इसको आप यहाँ पर जाइगोट नहीं बोलोगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे oospore। ठीक है, अब ये जो आपका oospore है लेटर ऑन डिवीजन स्टार्ट करेगा। अब जब ये डिवीजन स्टार्ट करता है तो यहाँ पर सारे के सारे जो अभी डिविजन्स होने वाले हैं, रिमेंबर कि वो सारे के सारे माइटोटिक सेल डिविजन्स होंगे या फिर माइटोसिस होगा, जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन के नाम से नहीं इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हो, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेल्स के अंदर नहीं बदलता। तो याद रखिए कि सारे के सारे डिवीजन, चाहे वो पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा हो, एंटी क्लिनल डिवीजन हो रहा हो, ट्रांसवर्स हो रहा हो, वर्टिकल हो रहा हो, डिवीजन होगा माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा?
कि ये जो आपका oospore है, सबसे पहला इसके अंदर जो डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। याद रखिए कि यहाँ पहला जो आपका डिवीजन का एक्सिस होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड करेगा। तो जब ये सेल ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू हाफ्स, एक सेल ऊपर की तरफ और एक सेल नीचे की तरफ। तो अगर अब ये स्ट्रक्चर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो इसने ऑलरेडी अपने अराउंड सिक्रीट कर ली थी वो पहले से यहाँ प्रेजेंट है। इस सिंगल लेयर ऑफ सेल के अलावा बीच में जो है वहां दो सेल्स का जनरेशन हो चुका है। एक जो आपका सेल होगा वो यहाँ चलाजल एंड की तरफ होगा, ठीक है, एक होगा चलाजल एंड की तरफ और दूसरा जो होगा वो होगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब यहाँ अगेन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो दो सेल्स यहाँ पे डिवाइड होके बने हुए हैं, कुछ किताबों में लिखा जाता है अपर एंड लोअर सेल, लेकिन मैं आपको ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसको अपर एंड लोअर सेल के रेफरेंस से याद रखो। आपको इसको याद रखना है चलाजा या माइक्रोपाइल के रेफरेंस के साथ, ठीक है। आपको ऐसा याद रखना है कि एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ अलग होता है और जो दूसरा सेल है वो चलाजा की तरफ अलग होगा, ठीक है। तो अब इन सेल्स का नाम जरा हम देख लें कि ये सेल्स हैं कौन से। अगर आप यहाँ नोट्स पे वापस आएंगे तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि जो दो सेल्स हैं, तो जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है दैट इज द बेसल या सस्पेंसर सेल, और जो आपका दूसरा चलाजा की तरफ होगा उसको हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखो कि जो चलाजा की तरफ होगा, अगर आपको उस सेल को नाम देना है तो आप क्या नाम देंगे, आप उसको कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल। और यहाँ जो माइक्रोपाइल की तरफ है वो होगा सस्पेंसर सेल। बातों को ध्यान में रखिए, यहाँ तक का प्रोसेस अगर आपको क्लियर है तो पहले हम बाकी चीजें देखते हैं फिर यहाँ वापस आते हैं। ओके, रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ हुआ है, अब याद देखो, अगर आपका ओव्यूल का टाइप बदला, अभी आपका जो चलाजा और माइक्रोपाइल है वो एनाट्रोपस ओव्यूल की वजह से है क्योंकि वो इन्वर्टेड होता है, लेकिन अगर ओव्यूल सीधा होगा तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में आपको पता है कि माइक्रोपाइल ऊपर हो जाएगा और चलाजा नीचे हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ वो समझ में आ रहा है? यस, यू आर वेरी राइट कार्तिक। वैसे तो अगर चलाजा नीचे रहा और माइक्रोपाइल ऊपर रहा तो चेंज हो जाएगा। दैट इज ओनली द थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अभी हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल में चलाजा ऊपर और माइक्रोपाइल नीचे होता है क्योंकि वो इन्वर्टेड होता है, यू ऑल नो दैट। बट अगर आपका ओव्यूल का टाइप यहाँ बदला, ओव्यूल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ट्विस्टेड रहता है, तो अगर वो स्ट्रेट रहा ऑर्थोट्रोपस हो गया तो उसमें तो आपका चलाजा और माइक्रोपाइल पलट जाएगा। तो फिर कौन सा सेल लोअर और कौन सा सेल अपर, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा ऐसे याद रखो कि माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल अलग होता है आफ्टर डिवीजन वो हमेशा बेसल या सस्पेंसर सेल होता है। माइक्रोपाइल की तरफ दैट विल बी बेसल और सस्पेंसर। वहीं जो दूसरा सेल आपका अलग हुआ जो कि किस तरफ है, चलाजा या क्लोज्ड एंड की तरफ होता है, उसको हम टर्मिनल सेल, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। ऑलराइट, एम्ब्रियोनल सेल क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स, दो सेल अलग हुए, माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल अलग हुआ बेसल है या सस्पेंसर है, और जो ऊपर की तरफ सेल अलग हुआ चलाजा की तरफ दैट विल बी टर्मिनल सेल। क्लियर? अब लेटर ऑन क्या होगा कि ये जो दोनों सेल्स आपके ऊपर और नीचे जनरेट हुए, ये दोनों सेल्स भी डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सेल का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, और इस तरीके से सेल नंबर बढ़ते बढ़ते आप एक कौन सा स्ट्रक्चर अटेन करोगे जो कि एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वहां पर 4 सेल्स हो जाएंगे, ऊपर 2 नीचे 2, और उसका शेप अगर आप रफली देखोगे तो वो एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है।
लेटर ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, मतलब कि जो चलाजा की तरफ हैं, वर्टिकली वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज लेकर आते हैं। तो पहले मैं क्वाड्रेंट स्टेज तक का फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दूं, फिर हम आगे देखेंगे। अभी तक क्या देखा आपने कि यहाँ पर ऊस स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये जो ऊस स्पोर था, इसके अराउंड एक डिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स था बाहर की तरफ। ऊस स्पोर के अंदर दो सेल्स अलग हुए बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, और इसमें ये आपका चलाजल एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। तो जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ अलग हुआ, उसको हमने कौन सा नाम दिया? उसको हमने नाम दिया बेसल सेल का, ठीक है। या फिर इसी को आप सस्पेंसर सेल भी कहते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल। और जो सेल यहाँ अलग हुआ चलाजा की तरफ, उस सेल को क्या नाम दिया? उस सेल को नाम दिया टर्मिनल सेल। आप इसको टर्मिनल सेल भी कह सकते हो, या फिर यू कैन कॉल इट एम्ब्रियोनल सेल। अब मैं आपको बताने वाली थी कि इसको एम्ब्रियोनल सेल क्यों कहते हैं, उसका रीजन, क्योंकि आप जैसे जैसे अभी डेवलपमेंट आगे देखोगे तो आप समझोगे कि यही जो टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। बाकी का जो बेसल सेल है वो भी एपरेटस बनाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। अब देखते हैं लेटर ऑन इसमें क्या चेंज हुआ। लेटर ऑन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक टी स्टेज आएगी, और ये टी स्टेज कब आती है? ये टी स्टेज तब आएगी जब आपके ऊपर और नीचे वाले, मतलब आपका टर्मिनल और बेसल सेल दो दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ऊपर दो सेल्स अलग हो गए हैं, ठीक है, दो सेल्स ऐसे अलग हो जाएंगे, और नीचे आपके पास दो सेल्स अलग हो गए हैं। तो दैट विल अल्टीमेटली लुक लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अ टी, ठीक है। अब ये जो टी स्टेज आती है, इस टी स्टेज के आने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो आपका बेसल सेल है, ये कंटिन्यूअस डिवीजन स्टार्ट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि ये जो आपके चार सेल्स हैं, आप मान लीजिए कि ऊपर की तरफ, अब देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए टी का अरेंजमेंट यहाँ बता जरूर दिया है, बट एग्जैक्टली ऐसा ही टू डायमेंशनल सेक्शन आपको दिखे, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो मैं ये चीज अभी आपके लिए इरेज करूंगी सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये वाला आपको समझाने के लिए बताया गया कि टी स्टेज कैसा दिखेगा। अब जैसे ही यहाँ पर चार सेल का फॉर्मेशन आप देख चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ बेसल सेल क्या करता है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ जो बेसल सेल आपका होगा, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट डिवाइडिंग, और इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करती हूँ। ये जो बेसल सेल आपका है, या जिसको आप सस्पेंसर बोल रहे थे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो ट्रांसवर्स डिविजन्स, और यहाँ पर वो 6 to 8 सेल्स की इस तरीके की लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे 6 to 8 सेल्स की वो लेयर इस तरीके की फॉर्म कर लेगा, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सस्पेंसर ही है। अगर अभी भी आपसे इसका नाम पूछा जाए तो ये सस्पेंसर ही है। अब क्योंकि ऊपर की तरफ आपको चार सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको क्वाड्रेंट स्टेज बोलो, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको चार सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यू कैन कॉल इट क्वाड्रेंट स्टेज। और ये जो क्वाड्रेंट स्टेज है, इसको हम प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज। प्रो एम्ब्रियोनिक का मतलब है कि अभी एम्ब्रियो कंप्लीटली बना नहीं है, बट हम उस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ क्वाड्रेंट स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज। नीचे आपको दिख रहा है कि जो सस्पेंसर है वो लगभग 6 से 8 सेल्स की ऐसे वर्टिकल लाइन फॉर्म कर लेता है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि ये जो आपका ऊपर का सेल है, मतलब जो आपकी क्वाड्रेंट स्टेज है,
दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्टेंट स्टेज। मतलब ऊपर के ये जो आपके सेल्स हैं, यहाँ पे 2 टायर में सेल्स अरेंज होंगे। 2 टायर कैसे कि 4 आपके पास ऑलरेडी थे, फिर आप देखोगे कि उनके भी 2 2 सेल्स हो चुके होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर आप यहाँ 2 टायर में 8 सेल्स की अरेंजमेंट देख रहे हो, तो ये वाली जो स्टेज है इसको हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ओके, ये वाली जो स्टेज है ये कौन सी स्टेज होगी? ऑक्टेंट स्टेज, जो कि प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज अभी भी है। अब अगर मैं आपको वापस सस्पेंसर पे लेके आऊं, तो सस्पेंसर पे यहाँ एक ऐसा सेल है सबसे ऊपर वाला, जो कि आपके प्रो एम्ब्रियो की तरफ होता है। वो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी सारे सस्पेंसर से डिफरेंट हो जाता है। और इस सेल को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? हाइपोफाइसिस नाम दिया जाता है। बाकी के सारे सेल्स जो आपके यहाँ अरेंज्ड थे वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, उनके अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। एक चेंज हुआ है सबसे ऊपर वाले सेल में और एक चेंज होगा सबसे नीचे वाले सेल में। अब ये जो सबसे नीचे वाला सेल है, ऑल्दो प्रो एम्ब्रियो से छोटा होता है, लेकिन बाकी सारे सस्पेंसर से साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इस सेल को हम एक अलग नाम से जानते हैं। दिस सेल इज नोन बाय द नेम ऑफ हॉस्टोरिया। ठीक है, ये वाले सेल का जो नाम हो जाता है वो क्या नाम हो जाता है? हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया का फंक्शन मैं आपको बता दूं। हॉस्टोरिया का फंक्शन है एंडोस्पर्म में से नरिशमेंट डिराइव करना। ठीक है, हॉस्टोरियल एपरेटस आप दूसरी जगह भी सुनोगे बॉटनी के अंदर। तो जहां पर भी हॉस्टोरिया बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, तो दैट इज बेसिकली डन टू डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम द नरिशिंग टिश्यू। तो यहाँ आपका जो नरिशिंग टिश्यू है वो एंडोस्पर्म है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हॉस्टोरिया कैसे नरिशमेंट लेता है। सपोज दिस इज द बायोटेक्निक ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारा है बायोटेक्निक ओव्यूल का, वो आप ध्यान में रखो। आपको भी पता है कि यहाँ ऊपर की तरफ पूरा जो टिश्यू है वो आपका नरिशिंग टिश्यू है या फिर वो एंडोस्पर्म है। ठीक है, और आपको पता है कि नीचे की तरफ ये डेवलपमेंट चल रही है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, मैं फिलहाल आपके लिए रेड से ड्रॉ कर देती हूँ। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हॉस्टोरिया है, ये हॉस्टोरिया तो फिक्स रहेगा फॉर नरिशमेंट, और ये सस्पेंसर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो आपका एम्ब्रियो वाला पोर्शन है ना, ये पर्टिकुलर पोर्शन, दिस पोर्शन इज गोइंग टू गेट एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म। और अगर ये पोर्शन एंडोस्पर्म में एम्बेड होता गया तो इसका पूरा नरिशमेंट इस एम्ब्रियो को मिलता रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया, आप लोग जल्दी से यस या नो बताइए। अभी तक का जो भी डेवलपमेंट का प्रोसीजर हमने सीखा, क्या ये आप लोगों को क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ये शो किया है कि कैसे नरिशमेंट एंडोस्पर्म से लिया जाएगा। क्वाड्रेंट स्टेज से हम ऑक्टेंट स्टेज तक कैसे पहुंचे, हाइपोफाइसिस बना, हॉस्टोरिया बना, इतना प्रोसेस हमें आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी डेवलपमेंट के दौरान। तो क्योंकि हम ऑक्टेंट स्टेज तक चले गए, हमने यहाँ सस्पेंसर का फॉर्मेशन भी देख लिया। ठीक है, सस्पेंसर का मेन फंक्शन क्या है कि एम्ब्रियो को पुश करे एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वहां से नरिशमेंट डिराइव किया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि यहाँ पे माइक्रोपाइलर सेल जो होता है सस्पेंसर का, वो स्वेल हो जाएगा, हॉस्टोरिया बना लेगा। ये भी मैंने आपको क्लियर किया। हाइपोफाइसिस की फॉर्मेशन भी हम देख चुके। आगे क्या होता है कि क्वाड्रेंट स्टेज ऑक्टेंट स्टेज में चेंज हो गई थी। अब जैसे ही क्वाड्रेंट स्टेज जो है वो ऑक्टेंट स्टेज में जाएगी,
तो उसको हम ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को कि जो ऑक्टेंट स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर? अब आते हैं, जरा सा हमें जो काम है वो पढ़ने वाला है हाइपोफाइसिस के साथ। ठीक है, तो हाइपोफाइसिस के साथ हमें क्या काम है वो हम देख लेते हैं। बाकी का जो अब डिवीजन होगा ग्लोब्यूलर स्टेज पहुंचने तक, वो कंप्लीटली पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑक्टेंट स्टेज तक पहुंच चुके, तो मैंने आपको बताया कि दिस इज द स्टेज जहां आपको 8 सेल्स दिखाई देंगे। अब 8 सेल्स पे इनका जो डिवीजन है वो रुक नहीं जाएगा। आपको भी पता है कि 8 के बाद यहाँ पर 16 सेल्ड स्टेज भी आएगी, क्योंकि जो सेल्स हैं वो तो कंप्लीटली डिवाइड करते ही जा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 16 सेल्ड स्टेज आएगी, तो दैट स्टेज विल बी टर्म्ड एज ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो वहां आप उसको बोलने लगते हो। अब लेटर ऑन क्या चेंज होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक हाइपोफाइसिस नाम का सेल है। तो ये जो हाइपोफाइसिस नाम का सेल होता है ना, ये भी खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करता है इन दिस मैनर, और यहाँ पर लगभग 8 सेल्स बन जाते हैं। नाउ अगेन, जो मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अरेंजमेंट 3 डायमेंशनली डिफरेंट दिखता है। ठीक है, अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो आपको ये ग्लोब्यूलर स्टेज जो दिख रही है, दैट इज ऑल्सो अ लूज सेल मास, मतलब आपको एक सेल का मास बस दिखाई देगा, आपको परफेक्ट ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। और जब आप यहाँ हाइपोफाइसिस को देखोगे तो दैट विल ऑल्सो बी द सेम, वो भी आपको एक सेल मास की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, तो हाइपोफाइसिस ने ये डिवीजन किया, बाकी के सेल्स बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, यहाँ जो थे उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जो यहाँ पे आपका हॉस्टोरिया था उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। द ओनली चेंज ऑब्जर्व्ड इज हियर, जो कि हाइपोफाइसिस में हुआ। ठीक है, अब जब ये वाली स्टेज आती है ना हाइपोफाइसिस के अंदर, तो याद रखिए कि ये जो हाइपोफाइसिस के सेल्स हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लेटर ऑन ये जो सेल्स हैं ना, ये सारे के सारे रूट कैप बनाने में और रूट कॉर्टेक्स बनाने में मदद करेंगे। आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर 8 सेल्स बनाए हैं ओवरऑल। ठीक है, तो इसमें आपके जो 4 सेल्स होंगे दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। ये लेटर ऑन किसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं, रूट कैप के फॉर्मेशन में। और बाकी के जो 4 होंगे वो मदद करेंगे रूट कॉर्टेक्स के फॉर्मेशन में। अब रूट कैप क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में एनाटॉमी में सीखा होगा। ठीक है, तो यहाँ रूट कैप आउटर मोस्ट लेयर होता है रूट का। रूट जो है वो रेडिकल से अराइज करता है, तो रेडिकल भी यहीं पर बनेगा एम्ब्रियो में। तो रेडिकल के साथ मिक्स करके ये रूट कैप बनाएंगे 4 सेल्स, और बाकी के सेल्स बनाएंगे रूट कॉर्टेक्स। ओके, इतना आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। लेटर ऑन यहाँ पर क्या चेंज होगा कि ये जो आपका ग्लोब्यूलर स्टेज था, ग्लोब्यूलर स्टेज कुछ ऐसा था आपके पास। ये जो ग्लोब्यूलर स्टेज के सेल्स होते हैं जो कि लगभग 8 से 16 हो चुके होंगे, या उससे ज्यादा भी यहाँ पर हो सकते हैं, ये सब के सब है ना कर्व्ड पोजीशन लेना स्टार्ट करते हैं, और इनका अब जो शेप बनेगा वो शेप अपीयर करेगा हार्ट लाइक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरह काम करने लगेगा, और जैसे ही ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरह काम करेगा तो आप देखोगे कि ये दोनों पोर्शन अलग अलग से ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, एंड दे विल ऑक्यूपाई द शेप ऑफ अ हार्ट। यहाँ पर जो आपका प्रो एम्ब्रियो है, या जो आपका ऊपर वाला ग्लोब्यूलर पोर्शन था,
That globular portion has now taken the shape of a heart. अब ये जो आपका हार्ट वाला शेप यहाँ राइज हुआ एम्ब्रियो का, लेटर ऑन ये दोनों पोर्शन कुछ इस तरह आपको दिखेंगे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है सेंटर में, और ये जो दोनों हार्ट के पोर्शंस हैं, दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलेडॉन्स लाइक दिस। ये दोनों जो चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं, दीज आर कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉटिलेडॉन्स का फॉर्मेशन दिखेगा। अब हार्ट शेप में आने के बाद भी इनका जो कर्व्ड पोजीशन है वो स्टॉप नहीं होता। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो हार्ट वाला स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरीके से मुड़ के कर्व हो जाएगा, उसका एक पोर्शन। यहाँ आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दूसरा पोर्शन भी यहाँ पर इस तरीके से कर्व हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे आपका सस्पेंसर वाला पोर्शन था वो बिल्कुल एज इट इज रहता है। तो ये जो कर्व्ड पोजीशन और ज्यादा हो गई, इस स्टेज को हम टॉर्पेडो स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्पेडो स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या फिर इसको हम कॉर्डेट स्टेज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्डेट स्टेज। तो ये चीजें होती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो आप समझ जाएंगे कि हार्ट शेप आने के बाद दोनों जो बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू कॉटिलेडॉन्स। दो कॉटिलेडॉन इसीलिए क्योंकि हमने डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा है। ठीक है, इसके अलावा सेंटर में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है दोनों कॉटिलेडॉन्स के बीच में, उसको हम टाइगेलम कहते हैं। ओके, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ टाइगेलम। और यहीं पे आपको प्लिम्यूल एंड रेडिकल की फॉर्मेशन भी देखनी है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ आपको दो कॉटिलेडॉन्स दिख रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल जो टिप वाला पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ, दैट विल गिव राइज टू प्लिम्यूल। यहाँ प्लिम्यूल है, और आपको भी पता है कि ये जो प्लिम्यूल होता है, ओके, ये जो प्लिम्यूल होगा वो प्लिम्यूल क्या करने लगता है, वो प्लिम्यूल लेटर ऑन शूट सिस्टम की जो फॉर्मेशन है उसमें मदद करेगा। ओके, वो प्लिम्यूल किसके फॉर्मेशन में मदद करेगा, शूट सिस्टम के फॉर्मेशन में। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऑलराइट, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में इतने जो स्टेप्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है। द एम्ब्रियोनल एक्सिस विल बी टाइगेलम। जो दो कॉटिलेडॉन्स होंगे वो दोनों कॉटिलेडॉन्स का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमने देखा। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप इन कॉटिलेडॉन्स को देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस ये रही, यहाँ पे आपके कॉटिलेडॉन्स हैं। तो ऊपर की तरफ जो पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी प्लिम्यूल, और जो प्लिम्यूल है वो शूट सिस्टम को अराइज करेगा। जब यहाँ पर और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जर्मिनेशन होगा, और नीचे की तरफ यहाँ रेडिकल होता है। तो जो रेडिकल होगा, रेडिकल इज गोइंग टू गिव राइज टू रूट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर हाइपोफाइसिस की भी मदद होगी रूट कैप बनाने में, और क्या बनाने में, रूट कैप के अलावा रूट कॉर्टेक्स बनाने में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे टाइगेलम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, प्लिम्यूल एंड रेडिकल ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट, और हमने यहाँ पर जो है टॉर्पेडो या कॉर्डेट स्टेज भी देख लिया। द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, इस डेवलपमेंट को हम क्रूसिफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में क्रूसिफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट ही होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, दिस इज द डायग्राम। एक बार आप लोग इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। अभी तक हमने जो भी स्टेजेस देखे, जो भी हमने स्टेप्स देखे कि जो एम्ब्रियो है वो कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, वो आपको इस डायग्राम के अंदर क्लियरली नजर आएंगे।
मैंने ये डायग्राम इसलिए भी आपके लिए पुटअप किया है कि यहाँ आपको सारे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स से दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ये वाले कॉटिलेडॉन्स बनने वाले हैं, ये वाले जो सेल्स होने वाले हैं वो लेटर ऑन रूट बनने वाले हैं या फिर वो शूट बनने वाले हैं, दैट विल बी क्लियर। तो ये डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव सेल्यूलर डेवलपमेंट डायग्राम, जो कि अभी मैंने आपको ड्रॉ कर करके भी बताया है, तो लेटर ऑन आप उसको रिकॉर्डिंग से ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में और उसको दोबारा देख भी सकते हो। फाइन, तो अच्छे से ये डायग्राम्स को देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टेज ड्रॉ की गई है ये वाली, यही स्टेज होती है जिसको हम टॉर्पेडो स्टेज कहते हैं या फिर कॉर्डेट स्टेज कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा कर्व पोजीशन में रहता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स। क्लियर? इसके अलावा आपको और भी कुछ बातें याद रखनी है। जैसे आप याद रखिए कि जब यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो जो भी सेल्स आप देख रहे हो, चाहे वो प्रो एम्ब्रियो के सेल्स हो, चाहे वो सस्पेंसर हो, हॉस्टोरिया हो, ये सभी के सभी जो सेल्स होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है दैट इज कंप्लीटली मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि अभी ये डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, जब ये डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे, दूसरे पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो डिफरेंट मैटर है। बट जब तक आपका प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज है या एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो सारे के सारे सेल्स का जो नेचर होता है वो नेचर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक होगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है डेवलपमेंट समझने में तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। एंड इसके बाद जो हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं। ओके,